everyone, today's topic morphometry use of various morphometry parameter and zonation। ये जो टॉपिक है ये एमएससी थर्ड सेम का है। तो देखते कि मॉर्फोमेट्री क्या होती है। किसी भी प्राकृतिक रूप चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या लेक हो, रिवर हो के सेफ जियोमेट्री के मेजरमेंट तथा गणितीय विश्लेषण को मॉर्फोमेट्री कहा जाता है। और ये जो साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है A.N. स्टेलर। ठीक है, एक्चुअल में मॉर्फोमेट्री होता क्या है? एक्चुअल में मॉर्फोमेट्री के अंतर्गत किसी भी स्थल एवं अपवाह बेसिन के क्षेत्र, उसकी ऊंचाई, आकार, विस्तार, ढाल तथा लैंडफॉर्म तथा अपवाह बेसिन की आकृति विशेषताओं के मात्रात्मक अध्ययन को शामिल किया गया है। मतलब मॉर्फोमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि कोई लेक हो या रिवर हो या कोई भी नेचुरल चीज़, उसका आकार कितना है, उसकी हाइट कितनी है, वो कहाँ तक विस्तार है, उसमें ढलान कितनी, इन सब चीज़ों का अध्ययन मॉर्फोमेट्री कहलाता है। मॉर्फोमेट्री की दो ब्रांचेस होती है। सबसे पहली है रिलीफ मॉर्फोमेट्री। इस मॉर्फोमेट्री के अंतर्गत किसी रिवर या लेक की पूरे एरिया का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें टैट्रन कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा हाइपोमेट्रिक कर्व, क्लिनोग्राफिक कर्व, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी तथा कंपोजिट प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। देन सेकेंड है फ्लोवियल मॉर्फोमेट्री। इसके अंतर्गत लीनियर, एरियल तथा रिलीफ एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। देखते सबसे पहले लीनियर एस्पेक्ट क्या होता है। लीनियर एस्पेक्ट में जलधारा स्ट्रीम्स मतलब कि सरिता यानी रिवर के नंबर, लेंथ ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट, इसके अलावा लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर्स एंड स्ट्रीम लेंथ का अध्ययन किया जाता है। सेकंड एरियल एस्पेक्ट्स, इसमें बेसिन की आकृति, बेसिन क्षेत्र का नियम, ऑटोमेट्रिक वृद्धि नियम, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी तथा ड्रेन एज डेंसिटी का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है थर्ड रिलीफ एस्पेक्ट्स। इसके अंतर्गत बेसिन के एरिया एवं हाइट के मापन एवं इनमें संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हमने जो पढ़ा वो तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसकी ब्रांचेस थी। इसमें मॉर्फोमेट्री पैरामीटर्स भी आते हैं। तो इसमें सरफेस डायमेंशन तथा सब सरफेस डायमेंशन, दो प्रकार के पैरामीटर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है सरफेस डायमेंशन। सरफेस डायमेंशन के आयाम के लिए एरियल की आवश्यकता होती है। एरियल जिसमें हमने पढ़ा था बेसिन की आकृति, बेसिन क्षेत्रफल नियम, ऑटोमेट्रिक वृद्धि नियम। तो सबसे पहले इसमें है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब कि एल, झील मतलब लेक या स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, उस झील पर दूरी अर्थात दो सबसे दूर के बिंदुओं के बीच की सतह। सेकेंड है फेज। फेज क्या होता है? फेज इज इक्वल टू सबसे लंबी दूरी तक हवा का द्रव्यमान झील के किनारे, या आप उसका चलते झील के किनारे सबसे लंबी दूरी तक हवा का द्रव्यमान। इसका इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि पानी में शारीरिक रूप से चलने और मिश्रण करने के लिए यात्रा कर सकता है। द्वीपों द्वारा इसे बाधित नहीं किया जा सकता। वाटरसेट स्थलीकृत उपलब्ध पवन क्रिया को प्रभावित करेगा। थर्ड नंबर का पैरामीटर है सरफेस एरिया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि A0 इज इक्वल टू एक झील की सतह का आकार। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है? विभिन्न सतह क्षेत्रों के साथ झीलों की तुलना करना, मतलब हम एक से अधिक झील की तुलना कर सकते हैं। तो उसके एरिया में बंद झीलें बड़े उतार चढ़ाव प्रदर्शित करती है। लास्ट है शोरलाइन लेंथ। इसका मतलब होता है L इज इक्वल टू परिमाप का माप। इसके इम्पोर्टेंट है झीलों के चारों ओर एक समान और वृत्ताकार हो सकता है, या इसमें कई खंड ऐसे हो सकते हैं जो तटरेखा की लंबाई बढ़ाते हैं। ये इसका फॉर्मूला है कि इसको कैसे निकालते हैं। तटरेखा की इकाई समान क्षेत्र वाले वृत्त के समान होती है। अधिकांश झीलें 1.5 और 2.5 के बीच आती हैं। सरफेस डायमेंशन खत्म हुए, अब आते हैं सब सरफेस डायमेंशन। इसमें आता है मैक्सिमम डेप्थ, जिसको ZM से प्रदर्शित करते हैं।
Z इज इक्वल टू सबसे बड़ी गहराई या सबसे डेप्थ सबसे लंबी गहराई लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि झील की आयु के रूप में तलछट जमा होती है और अधिकतम होने पर गहराई कम हो जाती है। सेकेंड है मीन डेप्थ, जिसको Z बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है Z बार इज इक्वल टू झील की औसत गहराई। Z बार गहराई जिसके द्वारा झील की मात्रा 50% होती है, झील के आयतन के अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। ये इसका ग्राफ और ये इसका सूत्र जिससे ये ज्ञात किया जाता है। लास्ट एंड थर्ड है लेक वॉल्यूम। V इज इक्वल टू झील बेसिन के पानी का आयतन या झील के बेसिन में पानी का आयतन। झील के आकार का माप झील के क्षेत्र और गहराई पर निर्भर करता है। पानी और पोषक तत्वों के बजट और निवास समय की गणना में आवश्यक पैरामीटर। फिर इसमें मार्फोमेट्रिक जोनेशन के बारे में रहता है, तो हम सिर्फ लेक के मार्फोमेट्रिक जोनेशन को पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर झील में निम्नलिखित क्षेत्रों की स्पष्टता दिखाई जा सकती है। सबसे फर्स्ट जो जोन होता है जिसको लिटोरल जोन बोलते हैं, इसमें झीलों के उतले किनारे वाला क्षेत्र जो सबसे ऊपर वाला होता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता रहती है और जो सतह से 6 मीटर की गहराई तक होता है, जहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती है। सेकेंड है लिम्नेटिक जोन। यह जोन सतह से 50 मीटर तक प्रारंभ होता है तथा उस सीमा तक रहता है जहाँ पर श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर बराबर होती है। ये लिटोरल जोन के बाद वाला। थर्ड है प्रोफंडल जोन। यह लिम्नेटिक जोन के नीचे होता है तथा प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के नीचे अंधकार युक्त गहरा पैदे तक फैला हुआ रहता है। ये सबसे निचला हिस्सा होगा लेक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।